हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर। सभी लिविंग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे कि बाहर 3 गाड़ियां एक साथ आकर रुकती है। विप्लो गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर चहकते हुए रिया की तरफ देखकर बोले, मोटी तेरी मेरी बन्नी आ गई, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर विप्लो दौड़ते हुए हवेली के एंट्रेंस की तरफ भाग जाता। उसे भागता हुआ देखकर रिया भी उसके पीछे आते हुए, रुक जा बंदर, मैं भी आ रही हूँ तेरे पीछे। ये कहते उसके कदम रुक जाते और सिर घुमा कर देखती है जहाँ अनमोल ने उसके हाथों को पकड़ रखा था। रिया अनमोल के हाथ को देखते हुए आईब्रो चढ़ाकर बोली, क्या हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है, अनमोल ने कहा। जिसे सुन रिया अपना हाथ झटक से झुराते हुए बोली, मेरी बात जब दिमाग में उतर जाए तब मुझसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। इतना कहकर रिया अनमोल को इग्नोर कर बालों को झटकते हुए अपने कदम आगे बढ़ा देती है। अनमोल का गुस्सा आने लगता है और रिया के पीछे जाकर उसे अपने साथ खींचते हुए हवेली में बने गलियारे की तरफ ले आता। रिया अनमोल की हरकत पर अपने हाथ को छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, मेरे हाथ को छोड़िए। अनमोल रिया के हाथ को छोड़कर उसे धक्का देता है, जिससे रिया दीवार से जा टकराती है। अनमोल दीवार के दोनों तरफ अपने हाथ रख रिया की आंखों में अपनी लाल आंखों से घूरते हुए, डोंट टेस्ट माई पेशेंस। रिया, तुम्हारी इग्नोरेंस मेरे दिल को जलाती है और अगर गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। अनमोल की बात पर रिया उसके सीने पर मारते हुए नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, बहुत बुरे हो आप, बहुत बुरे, मुझे आपसे नफरत है। ये कहते हुए चुप हो जाती, जिसे देखकर अनमोल रिया के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता, अपने शब्द पूरे करो। रिया अनमोल के हाथ को झटकते, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अनमोल रिया के हाथ को झटकने पर उसे घूरते हुए बोला, मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद, बता रहा हूँ। जिसे सुनकर रिया अनमोल की आंखों में घूरते हुए, आप मुझे एक बात बताओ, और कितनी बातें छुपाई आपने मुझसे? अनमोल अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। मैं कानून का रखवाला, और ये जो शांति बिखरी हुई होती हम जैसे लोगों के कारण, वरना जगह दंगे फसाद होते हैं। रिया अपने सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं सुनना आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, मुझे बस एक सिंपल ज़िंदगी जीनी है। अनमोल रिया के चेहरे को सहलाते हुए बोला, रिया मैं कह रहा हूँ तुमसे, मुझे सिर्फ 1 महीने का वक्त दो, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। रिया अनमोल की बात पर उसे देखते हुए बोली, मैं भी तो वही कह रही हूँ, मुझे एक सिंपल ज़िंदगी चाहिए। अनमोल रिया की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, पहली बार तुमने मेरा नाम लिया है, फिर से लो। ये कहते हुए अनमोल रिया के हल्का करीब आ जाता है, जिसे देखकर रिया उसे खुद से दूर करते हुए, मेरा मूड नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करो। अनमोल रिया के कमर पर अपने हाथ रखते उसके चेहरे को पकड़ हल्का से ऊपर करते हुए, मेरा नाम लो। रिया चिड़ भरी आंखों से अनमोल को देखते हुए, अनमोल मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, वरना। ये कहते हुए रिया की आवाज़ दब जाती है, क्योंकि अनमोल ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। रिया अनमोल के किस करने पर उसके कॉलर को मजबूती से पकड़ लेती है। अनमोल हल्का से रिया के निचले होठों पर बाइट करते हुए उससे दूर होकर कहता है, गुस्सा छोड़ो प्लीज़। रिया नम आंखों से अनमोल की तरफ देखते हुए, एक शर्त पर, अगर आपने मुझसे झूठ बोला तो मैं आपको छोड़ दूंगी, पक्का छोड़ दूंगी। भूल जाऊंगी कि हमारा रिश्ता क्या था। मैंने अपनी माँ को खो दिया अनमोल, मैं आपको नहीं खोना चाहती, मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। ये कहते हुए रिया रोना शुरू कर देती है। अनमोल रिया को कसकर अपने सीने से लगा लेता है तो रिया उसके सीने से लगे रोने लगती है। कुछ देर तक रोने के बाद रिया अनमोल से दूर होकर बोली, मुझे अच्छा लग रहा है। अब ये कहते हुए रिया अपने आंसू साफ करने लगती है, जिसे देखकर अनमोल उसके सिर पर सहलाते हुए, तुम्हें मेरे सीने में सुकून मिलता है ना? रिया अनमोल के हाथ को हटाकर वहाँ से जाते हुए, मुझे मेरे वापी के पास जाना है। इतना कहकर रिया वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती। अनमोल उसे जाता हुआ देख कर बोला, पहले तो इस वापी के बच्चे को साइड हटाना होगा। इतना कहते हुए अनमोल गहरी सांस भरकर अपना फ़ोन निकाल लेता है। इधर विप्लो दौड़ते हुए जब बाहर आता है तो उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि बाहर शोभित और अदिति के साथ धैर्य और गीतांजलि अथर्व भी वहीं पर थे। गीतांजलि को देखकर विप्लो मन में बोला, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? खैर छोड़ो, मुझे तो बनी पर फोकस करना चाहिए। इतना सोचते हुए विप्लो दौड़ कर जाकर अदिति को अपनी गोद में उठाकर गोल घुमाते हुए बोला, बनी मैं तुम्हें बहुत मिस किया। फिर उसे उतारते हुए, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा कंपटीशन कैसा गया? तुमने पक्का उसे बहुत बुरी तरीके से मारा होगा, जैसे कि मैंने तुम्हें सिखाया है। आदित्य विप्लो की बात सुनकर उसकी पीठ पर मुक्का जरते हुए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। विप्लो अपने पीठ को सहलाते हुए अदिति के सिर पर मार कर बोला, तू सच में जल्लाद हो गई है। अदिति घूरकर विप्लो की तरफ देखते ही वहीं विप्लो शोभित के पास आकर उसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है, ब्रो मैंने आपको बहुत मिस किया। शोभित विप्लो के चिपकने पर से खुद से दूर करते हुए बोला, तू मुझसे दूर रहा, और कोई साल भर से दूर नहीं था, कल सुबह मेरे साथ ही था। जिसे सुनकर विप्लो मुंह बनाते हुए अदिति के पास हाथ को पकड़कर बोला, बनी चल मेरे साथ, तुझे पता है ये हवेली बहुत प्यारी है, सबसे ऊपर वाले माले से पूरा जोधपुर का सीन दिखता है।
आदित्य विप्लव के बात पर अपना हाथ छुड़ाते बोले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आदित्य के बात पर विप्लव उसे माथे पर हाथ रखते बोला, तबीयत खराब है क्या, या फिर भाई ने तुम्हें डांटा? शोभित विप्लव की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोले, मैं क्यों डांटने लगा? विप्लव शोभित को इग्नोर करके आदित्य से बोला, चलो अंदर चलते हैं। विप्लव की बात सुनकर आदित्य उसके साथ अंदर चली जाती है और शोभित एक नज़र धैर्य की तरफ देखने के बाद अंदर की तरफ चला जाता है। धैर्य शोभित के साथ साथ अंदर चला आता है। वहीं अथर्व गीतांजलि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें इतनी एक्साइटमेंट क्यों थी, सिर्फ इस धूल मिट्टी से भरे जगह को देखने की? गीतांजलि अथर्व के बांध पर अपना बैग निकालते हुए जा रहे विप्लव की तरफ इशारा करके, उस परिंदे में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अथर्व गीतांजलि के बांध पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, गीता मुझे सारंश नहीं पसंद और मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि बड़े पापा ने मुझे फोर्स किया। जिसे सुनकर गीतांजलि गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए, तो अब यहाँ से जा सकते हैं, मैं यहाँ पर रह लूँगी। अथर्व घुरकर गीतांजलि की तरफ देखता है, तभी उसकी नज़र ध्रुवी, नित्या और वर्षा पर जाती है। अथर्व ध्रुवी वर्षा को इग्नोर करते हुए नित्या को देखने लगता है। गीतांजलि अथर्व को चुप देखकर उसकी नज़रों का पीछा करते हुए नित्या की तरफ देखती और हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, औकात से बढ़कर सपना आपको देखना पसंद है ब्रो, मुझे नहीं। वैसे वो तितली आप जैसे नीच आदमी के जाल में नहीं फंसेगी, क्योंकि आपके अंदर से वो खुशबू भी नहीं आती जिससे तितली आपके आसपास भी मंडराए। इतना कहकर गीतांजलि एक व्यंग भरी मुस्कान के लिए हवेली के अंदर चली जाती। अथर्व गीतांजलि को जाता हुआ देख अपने दांत पीस कर बोला, मेरी बहन है या फिर दुश्मन, नागिन कहीं के। इतना सोचते हुए अथर्व अपना बैग लेकर अंदर की तरफ चला जाता। इधर आरती सोनाली को सुला रही थी, जो कि खुद भी आरती की गोद में सिर रखे आंखें बंद करे सो रही थी। राघव आरती की तरफ देखकर धीरे से बोला, ओए आरती। राघव की आवाज़ पर सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए, जी। राघव दांत पीस कर बोला, जी नहीं, इधर आओ। आरती राघव की बात सुनकर सोनाली की तरफ इशारा करते हुए बोली, सोना सो रही है? राघव आरती की बात पर उसे देखते हुए, मेरे पास आओ ना। आरती राघव की बात पर सोनाली को आराम से बिस्तर पर सुला देती और अपनी साड़ी ठीक करते हुए राघव के सामने आकर कहती है, क्या हुआ? राघव आरती को अपनी तरफ खींचता है तो आरती सीधा उसकी गोद में जा गिरती है और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर राघव उसे सामने लैपटॉप की तरफ इशारा करता है। आरती राघव के इशारे पर सामने की तरफ देखती है, जहां पर वीडियो कॉल चल रही थी। आरती जल्दी से राघव की गोद से उतर जाती है और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, नमस्ते। राघव की मां शालिनी जी आरती की तरफ देखते हुए बोले, अरे गोद में बैठे रहो, तुम ऐसे भी उसकी बच्ची ही हो। शालिनी जी की बात सुनकर राघव उनकी तरफ नाराजगी से देखते हुए बोला, माँ बीबी है, मेरी बच्ची नहीं। हाँ तो क्या हुआ है, तो तुमसे 11 साल छोटे ना, तुम कहाँ 31 साल के बूढ़े, उसे देखो बेचारी 19 साल की लड़की तुम्हारी बच्ची जैसी है। शालिनी जी ने राघव की बात पर कहा, जिसे सुनकर राघव मुँह बनाते हुए बोला, सब आपकी गलती है, सही उम्र में शादी कर देती तो आज 19 साल के बच्चे से शादी करना नहीं होता। आरती राघव की बात पर उसकी तरफ देखते हुए, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सारे काम आते हैं। आरती की बात सुनकर शालिनी जी बोले, वही तो, मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है, बस तुम्हारा पति किसी काम का नहीं है। ना पूरी जिंदगी कोई लड़की पटा पाया और ना ही अब मुझे दादी बना पा रहा है। शालिनी जी की बात सुनकर राघव और आरती दोनों हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते। उन दोनों के हैरान देखकर शालिनी जी आंखें चढ़ाते हुए बोली, क्या मैंने कुछ गलत कहा जो तुम दोनों इस तरीके से आंखें फाड़ कर मुझे देख रहे हो? आरती शालिनी जी की बात सुनकर जल्दी से बोली, माँ मुझे सब कुछ करना आता है, मतलब मुझे खाना बनाना आता है, घर का काम करना आता है। शालिनी जी आरती की बात सुनकर राघव को घूरते हुए बोले, तुम कुछ करते हो या फिर कुछ भी नहीं? शालिनी जी राघव की क्लास ले रही थी और आरती भी लैपटॉप के सामने चुपचाप बैठे हुए थे। उन दोनों को चुप देखकर शालिनी जी फिर से बोली, कुछ कहोगे तुम दोनों? राघव शालिनी जी की बात पर जल्दी से बोला, माँ मुझे बॉस बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, आप आरती से बात करो। इतना कहकर राघव बिना शालिनी जी की बात सुने वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाता है। आरती हैरानी से उसे जाता हुआ देखने के बाद शालिनी जी की तरफ देखने लगी, जिस पर शालिनी जी आंखें चढ़ाते हुए बोले, क्या हुआ? आरती शालिनी जी की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, कुछ भी नहीं माँ। शालिनी जी आरती के चेहरे को 2 मिनट देखने के बाद बोली, आरती बेटा, राघव थोड़ा सा गुमसुम सा है, वो अपनी फीलिंग जल्दी से किसी के साथ रखता नहीं है, उसे खुद में उसके उपाय ढूंढना पसंद है। इसलिए अगर तुम्हारे प्रति उसके दिल में कोई फीलिंग होगी तो वो तुमसे नहीं कह पाएगा, इसलिए तुम्हें ही शुरुआत करनी होगी। शालिनी जी के बाद पर आरती हैरानी से बोली, लेकिन माँ मैं क्या करूँगा, और वैसे भी वो हर पल मुझे डांटते रहते हैं। क्या कहा तुमने, राघव तुम्हें डांटता है? शालिनी जी ने पूछा, जिसके जवाब में आरती अपना सिर हिलाते हुए बोली, कुछ भी छोटी सी गलती हो जाती है तो बहुत चिल्लाते हैं और हर बार यही कहते हैं कि ज़बरदस्ती मैं उनकी ज़िंदगी में भेजी गई हूँ। आरती के बाद पर शालिनी जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, उस बेअक्ल लड़के को मैं छोड़ूंगी नहीं।
उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी प्यारी सी बहू पर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगाने के। उसकी तो क्लास लेनी पड़ेगी। आरती शालिनी जी के बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, नहीं माँ, अगर आपने उन्हें कुछ कहा तो वो फिर से मुझ पर चिल्लाएंगे। क्या तुमने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी है? क्या तुम उस पर नहीं चिल्ला सकती? अगर वो तुम पर चिल्लाता है तो शालिनी जी ने आरती को डांटते हुए कहा, जिस पर आरती अपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, और अगर उन्हें बुरा लग गया तो? क्यों, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम्हारी फीलिंग हर्ट नहीं होती? तुम बहुत महान हो जो तुम उसकी सारी बात सुनोगे? शालिनी जी ने आरती को घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर आरती शालिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, तो ठीक है, आपने कह दिया ना, तो मैं भी उन्हें बहुत डांटूंगी। शालिनी जी आरती के बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बहुत खूब। आरती कुछ पल चुप रहकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, माँ। शालिनी जी आरती को संकोच करता हुआ देख और संकोच करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बोलो क्या बात है, कोई परेशानी है? आरती शालिनी जी की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे परेशानी नहीं है, वो आप कह रहे थे ना, बस। आरती की बात पर शालिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम बच्चे की बात कर रही हो? आरती हल्का सा ब्लश करते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है, जिसे देखकर शालिनी जी हंसते हुए कहते, हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम दोनों का ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बस तुम दोनों की खिंचाई कर रही थी, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें तो अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। शालिनी जी की बात सुनकर आरती मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन माँ, मुझे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं पसंद। शालिनी जी अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं तुम्हें एक लिंक भेजूंगी, उसमें आर्ट ट्यूटोरियल पुस्तकालय में एक लाइब्रेरियन की ज़रूरत है, मुंबई में ही, तुम वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर लेना, तुम्हारे खर्चे के पैसे निकल जाएंगे। शालिनी जी के बात सुनकर आरती थोड़ी सी परेशान होकर बोली, लेकिन माँ, अगर मैं काम पर जाऊँगी तो सोना का ख्याल कौन रखेगा? शालिनी जी हल्की खटास के साथ बोली, मुझे समझ नहीं आता, इस राघव को हो क्या गया है, उस लड़की को लेकर क्यों आया है जैसे खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकता? शालिनी जी बात पर आरती हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन सोना बहुत प्यारी है माँ, और जब वो माँ कहती है ना, तब ऐसा लगता है जैसे सोना सच में मेरी ही बेटी है और मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती। आरती की बात पर शालिनी जी सख्त आवाज़ में बोली, आरती, बेशक तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगे, लेकिन उस लड़की के लिए अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद मत करो। राघव को ज़्यादा अटैच होने मत दो। उसके साथ आरती शालिनी जी के सख्त आवाज़ पर मन में बोली, इन्हें कुछ कहना बेकार है, इसलिए बस हाँ कह देती हूँ। इतना सोचते हुए आरती अपना सिर हिला देती है तो शालिनी जी कहती है, अच्छा ठीक है, मेरे स्टूडेंट आ गए, मैं उन्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, बाय। इतना कहकर शालिनी जी कॉल कट कर देती है। कॉल कट होते ही लैपटॉप के वॉलपेपर पर आरती की नज़र जाती है, जिसमें आरती की और सोनाली के साथ वाली तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर को देखकर आरती हाथ आगे बढ़ाकर उसे छूते हुए मुस्कुरा देती है। तभी राघव वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ से लैपटॉप लेते हुए कहता है, आता है चलाना जो हाथ लगा रही हो, अगर कोई फाइल डिलीट हो जाती तो? आरती राघव की बात पर उसे घूरते हुए बोली, तोला आथे ना आत ओतके माँ खुश रहा, मोर ऊपर अपन साइंस ओकर निर्माण के होशियारी मत दिखाएगा। राघव आरती के सिर पर हल्का सा चप्पत लगाते हुए, कभी कभी मिर्गी का दौरा उठाना है क्या तुम्हें, जो छत्तीसगढ़ बोलती हो? जिसे सुनकर आरती अपने सिर हिलाते हुए राघव को घूर कर बोले, हम छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सुने हंस कि नहीं? राघव अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, नहीं सुना। आरती राघव के बात पर मुंह बना देती और सोफे से खड़ी होकर वहाँ से जाने लगी, जिस पर राघव उसके हाथ को पकड़ कर कहता है, सुनो। आरती सिर घुमाकर आरती की तरफ देखते हुए बोले, राघव की तरफ देखते हुए बोले, जी। राघव दांत पीसकर बोला, जी नहीं, सोना का ख्याल रखना, मुझे कुछ मीटिंग अटेंड करनी है, फिर शाम की आरती के लिए चलेंगे। आरती अपना सिर हिला देती है तो राघव उसे देखते हुए, माँ की बातों को ज़्यादा दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे दिमाग के सारे अर्जे पुर्जे अलग करके फिर से कस दूंगा। राघव की धमकी को सुनकर आरती जल्दी से अपने हाथ से हिला देती है तो राघव उसके गाल पर हल्का सा किस करके कमरे से बाहर चला जाता है। आरती हैरानी से उसे जाता हुआ देख अपने गाल पर हाथ रखती है। उसे अपने पैर डगमगाते हुए महसूस होते हैं, जिस कारण वो जल्दी से सोफे पर बैठ जाती है। आरती अपने गाल पर हाथ रख खुद से बोली, आखिर इन्हें हो क्या गया है? इतना सोचते हुए आरती अपने ख्याल को झटक देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।